हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल टू एम के जैन क्लासेस। और बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में बेटा बात कर ली थी डीएनए के स्ट्रक्चर की और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को किसने डिस्कवर किया, किसने ये टर्म प्रपोज की, मीन्स ये नेम प्रपोज किया द न्यूक्लिक एसिड्स। आज बेटा हम लोग थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और जो डीएनए का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं आज हम उसकी बात करेंगे, मीन्स द 3D मॉडल ऑफ डीएनए। लेकिन वो जो 3 डायमेंशनल मॉडल जिसको हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं, डबल हेलिकल मॉडल है, वो एकदम से वॉटसन एंड क्रिक ने नहीं डिस्कवर किया था। वो मॉडल किसने दिया था सबसे पहले बेटा? वहाँ पे कंट्रीब्यूशन ना 3 और लोगों का आता है। कैसे? देखिए, डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का था। चलिए अभी इससे भी आगे जाने से पहले ना एक बात करते हैं। देखिए जो डीएनए था ना बेटा, डीएनए की डिस्कवर किसने किया था बेटा? डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, क्या किया इसने? डिस्कवर्ड। फिर एक और साइंटिस्ट का नेम आता है बेटा, उनका नेम है ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने क्या किया? इनको नेम दिया क्या? न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब इनके एसिडिक बिहेवियर के बारे में बताया। फिर हमें पता है कि डीएनए का जो मॉडल है, जो 3D मॉडल है डीएनए का, जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल, 3D और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये जो फाइनल पिक्चर है डीएनए की, जो आज के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, बुक्स में देखते हैं, तो ये कहाँ से आई? ये कैसे आई बेटा? ये 3D मॉडल, ये डबल हेलिकल मॉडल, ये किसने डिस्कवर किया था? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। सबको पता है, जूनियर क्लास से आप इन 2 फेलोज के नेम सुनते हुए आ रहे हैं, वाटसन एंड क्रिक, और उनको अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन क्या ये सब कुछ वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था? नहीं, दोज टू वर वेरी ब्रेनी, बहुत ज़्यादा दिमागी इंसान थे। उन्होंने क्या किया था एक्चुअली उसी टाइम पे? एक थे हमारे पास फेलो जिनका नेम था मॉरिस विल्किंस। हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी इनका नेम दिया है, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो ये 2 पर्सन थे, शी वॉज अ फीमेल, ही वॉज अ मेल। तो ये 2 लोग थे। ये उस वक्त क्या काम कर रहे थे? एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक्स, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे थे, और इन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी की ऑफ डीएनए। एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक क्या होती है बेटा? किसी भी चीज़ का अगर आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानना है ना, तो एक्सरेज से उसको एक्सपोज करते थे, और एक पीछे स्क्रीन होता था, स्क्रीन के ऊपर ना यूजुअली कुछ डिस्टेंस, कुछ स्पोर्ट्स आ जाते थे, और स्पोर्ट्स से वो डी ब्रॉगली की इक्वेशन और वो सब आप केमिस्ट्री में जो पढ़ते हो, उसके बेसिस पे ना एक स्पोर्ट और दूसरे स्पोर्ट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें पोजीशन पता चलती है कि एक स्पोर्ट यहाँ था, एक स्पोर्ट यहाँ, एक स्पोर्ट यहाँ, एक स्पोर्ट यहाँ, और वो स्पोर्ट्स क्या हैं, वो क्या डिनोट करते हैं? एटम्स। तो ऐसे ना एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से उन्होंने डीएनए की भी स्टडी की, और उनके पास एक डायफ्रैक्शन पैटर्न आ गया। एक उस डायफ्रैक्शन पैटर्न से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इस एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से क्या कंक्लूजन निकला? दे concluded about double helical nature ऑफ डीएनए, कि डीएनए जो है एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, कि ये एक हेलिक्स है, ये इस तरह से कि वो डबल हेलिक्स है, हेलिकल फॉर्म है,
और दो चेन्स आपस में गुथी हुई हैं, हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये डिस्कवरी वॉटसन एंड क्रिक ने नहीं की थी। दिस डिस्कवरी वॉज डन बाय दी विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक। और किसने की थी? मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने हमें दिया था? इन्होंने। लेकिन वो डीएनए का कोई स्टेबल मॉडल नहीं बना पाए थे, है ना, बट फेल्ड टू propose any stable DNA मॉडल। उन्होंने ये तो बता दिया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड है और हेलिकल है, ये दो चीज़ें बता दी, लेकिन फिर भी डीएनए का मॉडल वो नहीं प्रपोज कर पाए। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ये स्टडीज़ ना अपने फ्रेंड्स को दिखा दी। ये जो लोग थे ना, मैं फिर इन्हें बोलूँगी वेरी ब्रेनी। इन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे एक और फेलो थे जिनका नेम था बेटा चार्गव्स। और इन चार्गव का पूरा नेम लिखेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर इनका फुल नेम है। द नेम ऑफ द सेकंड फेलो वाज इरविन चार्गव। ये इरविन चार्गव ने क्या डिस्कवर किया कि जो डीएनए की जो दो स्ट्रैंड चल रही है ना, ये पैरेलल है और इनमें क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रेजेंट है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन डीएनए। तो बेटा मॉडल पढ़ने से पहले ना थोड़ी सी ये हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है कि मॉडल वाज नॉट कंप्लीटली प्रपोज्ड बाय दीज टू फेलोज। इन्होंने क्या किया? इनकी फाइंडिंग्स और इनकी फाइंडिंग्स को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इनका भी देख लिया एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से कि अरे भाई इन्होंने तो डीएनए की स्टडी कर ली और डीएनए को बता दिया कि डबल स्ट्रैंडेड है और हेलिकल है। इधर से वो जो डबल स्ट्रैंडेड है उसमें जो, और वो नाइट्रोजन बेस और ये सब चीज़ें तो पता थी, और वो क्या है कि उनके अंदर क्या है नाइट्रोजन बेसिस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अभी बताऊंगी इसके बारे में सभी कुछ। तो इन दोनों स्टडीज़ को उन्होंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करके उनके पास एक क्या आ गई? कंप्लीट डीएनए की 3D पिक्चर आ गई उनके पास। और क्या कर गए? नोबेल प्राइज़ ले गए। लेकिन काम एक्चुअल में किनका था? इनका और इनका। इन बेचारों को सिर्फ उसको कंपाइल अप नहीं करना आया और इनके काम को अपने साथ जोड़ना नहीं आया। इन्होंने क्या ब्रेनी ट्रिक किया? इसका काम भी पता था, इनका काम देख लिया, ये उनको पता चल गया कि चार्गव ने भी ऐसा कुछ डिस्कवर किया, दोनों स्टडीज़ को कंबाइन किया और एक 3D मॉडल बना दिया डीएनए का, जिसके लिए इन दोनों को ऑनर किया गया विद दी नोबेल प्राइज़। तो पहले तो ये बताओ, इसकी सारी थोड़ी हिस्ट्री पता चली। ये क्यों बतानी ज़रूरी है? पता भी होनी चाहिए और हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। तो बेटा ये नेम्स कुछ याद रखने हैं, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन और इधर चार्गव। और इन दोनों की फाइंडिंग्स को मिला के क्या किया? वॉटसन एंड क्रिक ने 3D मॉडल दे दिया। किसका? डीएनए का। तो इनका क्या था? मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था? एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डीएनए का एक रफ हेलिकल की, इनका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इट इज़ डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, ये प्रपोज किया था। और इन्होंने बेस पेयरिंग प्रपोज की थी। तो ये इनकी इंडिविजुअल फाइंडिंग्स है और इन इंडिविजुअल फाइंडिंग्स को कंबाइन करके मॉडल बनता है वॉटसन एंड क्रिक का। चलिए, अच्छा अभी हमने बेटा पीछे के लेक्चर में हमने क्या किया था? डीएनए का स्ट्रक्चर ही तो पढ़ा था। डीएनए किस चीज़ का बना होता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यही बताया था ना मैंने। ये क्या थी? देखो न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको सारी पढ़ा दी थी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये है शुगर, शुगर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। तो शुगर और फॉस्फेट मिलके क्या बनाती हैं? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये क्या बन रहा है? बैकबोन। ऐसा ही एक बैकबोन इधर है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये क्या हुई? एक बैकबोन ये, एक बैकबोन ये। तो एक स्ट्रैंड ये हो गई, एक स्ट्रैंड ये हो गई। लेकिन दोनों स्ट्रैंड में आपने एक चीज़ देखी, बोथ दी स्ट्रैंड्स आर विद ऑपोजिट पोलैरिटी। यहाँ पे इस एंड पे क्या प्रेजेंट है? 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट है? एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट है? एक OH ग्रुप। जबकि इसके सामने वाली स्ट्रैंड को अगर हम देखेंगे, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है, और 5 प्राइम पे हमेशा क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं दो स्ट्रैंड्स को ड्रॉ करूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी। तो अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये 3 प्राइम, और 3 प्राइम पे ऑलवेज क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट। इधर ये 3 है तो ये 5 प्राइम होगा और ये
3 प्राइम होगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, 5 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप। तो जो भी बेटा नया एडिशन होता है, सपोज करो मुझे इस चेन को और लंबा करना है, मुझे डीएनए की चेन को लंबा करना है, तो आई नीड टू ऐड सम मोर न्यूक्लियोटाइड टू इट। मुझे नई न्यूक्लियोटाइड ऐड करानी है, किधर कराऊँ, फॉस्फेट के साइड कराऊँ कि OH की साइड। हमेशा जो भी नई न्यूक्लियोटाइड आप ऐड कराएंगे, कहाँ कराएंगे, यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे, यहाँ फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या बना लेगा, फंक्शनल ग्रुप है, क्या बना लेगा, आने वाली इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना लेगा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। गॉट इट। अच्छा, ये बॉन्ड्स तो नहीं भूले, बॉन्ड्स याद है ना हमें। ये देखो बेटा क्या क्या थे ये बॉन्ड्स, क्या क्या, शुगर का ये 5th कार्बन है, शुगर का ये है 5th कार्बन। तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड था, इस बॉन्ड को हमने क्या नेम दिया था, इस बॉन्ड को हमने नेम दिया था बेटा फोस्फोएस्टर बॉन्ड, भूलना नहीं है। और ये वाला जो है और ये जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में तो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड कौन सा है, दिस इज फोस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ये वाला बॉन्ड कौन सा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये पढ़ा था ना हमने पीछे वाले लेक्चर में। शुगर और नाइट्रोजन बेस के, शुगर कौन सी, 1st कार्बन, और नाइट्रोजन बेस अगर एडेनिन, एडेनिन क्या होती है, प्यूरिन, प्यूरिन का आता है 9th नाइट्रोजन। तो 1 और 9 पोजीशन के बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसी शुगर के 5th कार्बन और फॉस्फेट के बीच में क्या बनेगा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये हो गई एक न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। अभी 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके थ्रू जुड़ी हैं, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, नॉट फोस्फोएस्टर। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। कैसे जुड़ी हुई हैं, बाय मींस ऑफ अ फोस्फो कौन सा, डाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड क्या प्रेजेंट होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और एक ही न्यूक्लियोटाइड में अगर हम देखें शुगर फॉस्फेट के साथ कैसे जुड़ी हुई है, इन अ न्यूक्लियोटाइड अ शुगर इज अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप बाय मींस ऑफ फोस्फोएस्टर बॉन्ड। तो शुगर और फॉस्फेट में कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, फोस्फोएस्टर। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरी न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो पूरा बॉन्ड बन रहा है, दिस इज नोन एज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। गॉट इट, समझ गए। और आपको ये भी याद होगा बेटा कि सबसे पहले जब डीएनए बनता है, डीएनए क्या था, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही डिफाइन किया था ना हमने। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक वर्ड आ गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बनती है, न्यूक्लियोटाइड बनती है बेटा जब हम न्यूक्लियोसाइड में ऐड कर देते हैं एक फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं पता है ना, न्यूक्लियोसाइड इसमें है हमारे पास पेंटोज शुगर और साथ में क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लियोसाइड को हम नेम कैसे करते हैं, सपोज करो पेंटोज शुगर तो है मेरे पास, सबको पता है कौन सी शुगर होती है, दैट इज डीऑक्सी राइबोज, यही नेम होता है ना शुगर का डीएनए में। और नाइट्रोजन बेस सपोज मैंने लिया है एडेनिन, तो नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, क्या बोलोगे आप इसको, हम इसे बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। और ऐसे ही शुगर तो यही रहने वाली है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है गुआनिन तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी गुआनिन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, गुआनोसिन, सॉरी डीऑक्सी एडेनिन, या इसी का दूसरा नेम क्या है, एडिनोसिन। ऐसे ही डीऑक्सी गुआनिन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, गुआनोसिन। ऐसे ही अगर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है
साइटोसिन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डीऑक्सी साइटोसिन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइटिडिन। और अगर यहाँ पे है बेस हम यूज़ कर रहे हैं थायमिन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड का नेम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थायमिन, या इसको हम लिखते हैं थायमिडिन। ये क्या है, जब शुगर के अंदर बेटा हम नाइट्रोजन बेस ऐड करते हैं तो ये सारी की सारी क्या बनी, ये सारी की सारी क्या है, ऑल दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड को नेम कैसे करते हैं मैंने वो बताया है। अब नेम तो कर दिया, ये तो बनी है न्यूक्लियोसाइड, लेकिन न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमें क्या ऐड करना है। अभी न्यूक्लियोसाइड्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सारी की सारी क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स बनी है। कैसे बनी है, शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस ऐड किया, कौन सा बेस ऐड किया है उसके बेस पे हमने नेमिंग कर ली, ये भी लिख सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी। अब न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं ऐड करूँ फॉस्फेट ग्रुप तो ये क्या बन जाएंगी बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स के नेम क्या होते हैं, नेमिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें भी डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये सब पढ़नी है, तो वहाँ पे ये बेसिस के नेम आएंगे बार बार, फिर आप परेशान हो जाओगे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के नेम्स में, तो मैं यहीं पे पढ़ाना चाह रही हूँ इनको। तो जब हम इसके अंदर, ये तो क्या बन गई एक न्यूक्लियोसाइड, इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेटा जब मैंने किया फॉस्फेट ग्रुप ऐड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट। क्या नेम पड़ गया, डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, या सिंपली आप क्या लिख सकते हो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक मैं लिख देती हूँ, क्या नेम पड़ जाएगा, डीऑक्सी एडेनिन। देखो डीऑक्सी मीन्स शुगर, एडेनिन एज इट इज लगाया है, एडेनिन एज इट इज, और साथ में क्या जुड़ गया, एक फॉस्फेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट। या इसका एक छोटा नेम रख देते हैं क्योंकि हमने डीऑक्सी एडेनिन का क्या नेम रखा, एडिनोसिन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। और इसकी छोटी फॉर्म क्या हो जाएगी, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही अगर मैं गुआनोसिन के अंदर फॉस्फेट ऐड करूंगी तो क्या नेम पड़ जाएगा बेटा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं GMP। ऐसे ही अगर मैं साइटोसिन में ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही अगर मैं थायमीन में करूंगी तो क्या बन जाएगा, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। और अगर इनमें मैं, ये तो एक एक फॉस्फेट ऐड किया है तो मोनोफॉस्फेट, अब इसको क्या बोला है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, ये क्या बन जाएगा, GMP, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, GMP। इसका नेम क्या हो जाएगा, CMP, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। इसका क्या हो जाएगा, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। अगर मोनोफॉस्फेट की जगह मुझे इनको बनाना हो ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट अगर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मतलब इनको मैं एक्टिवेट कर रही हूँ कि ताकि न्यूक्लियोटाइड चेन को आगे बढ़ा पाएँ। अभी सुन लो, नहीं भी समझ आ रहा सुन लो, अगर ट्राइफॉस्फेट इसको बनाना है तो मुझे 2 और फॉस्फेट ऐड करने पड़ेंगे। मोनो मीन्स 1, एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए मुझे 2 और ऐड करने, एक है 2 और करने, तभी ट्राइफॉस्फेट होगा। तो उस वक्त इनके नेम क्या हो जाएंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, या उसको हम क्या बोलेंगे, एडिनाइलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, गुआनोडाइलिक एसिड, इसको साइटिडाइलिक एसिड, और इसको थायमेडाइलिक एसिड। ये सारे के सारे अगर आप 11th में बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर के अंदर जाओगे ना, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, सारा नोमेनक्लेचर वहाँ दिया हुआ है। मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया है क्योंकि मुझे इनके आने वाले जो टॉपिक्स हैं आपको समझाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो AMPs क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और सेलुलर पूल के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड इन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में ही पड़ी होती है। सेलुलर पूल में ये न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में पड़ी होती है। जब DNA रेप्लिकेशन होगा ना, हम ढूंढ ढूंढ के लाएंगे न्यूक्लियोटाइड हमें ऐड करवानी है,
तो कहाँ होगा, वो सेलुलर पूल में पड़ी होंगी, बस वहाँ से उठा के हमें अटैच करवानी है। तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मुझे आपको बतानी थी तो मैंने बता दी। और ये जो डायग्राम है ये बता रही है, इस डायग्राम में क्या हो गया, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, बीच का ये जो सामान है ना ये आज बताना है, इसकी अभी बात करेंगे। उससे पहले बेटा क्या करना है हमने, अच्छा ये मुझे यहाँ बताना था। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए ये किसने दिया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था बेटा, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। इन्होंने डिस्कवर किया था बाय यूजिंग एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक। इसको यूज करके इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि डीएनए क्या है, इट इज़ अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके बाद आ जाइए चारगफ रूल। मैंने कहा था ना मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन और चारगफ की फाइंडिंग्स को कंबाइन करके वाटसन क्रिक ने 3D पिक्चर दी थी, तो उनका तो आपको पता चल गया, उन्होंने क्या कहा था, डबल हेलिकल नेचर के बारे में बताया। अब वो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो किसने दी थी, चारगफ ने। तो चारगफ ने क्या किया था, इनका पूरा नेम क्या है, पूरा नेम मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, इनका नेम है बेटा इरविन चारगफ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या प्रपोज किया, प्रपोज्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल, जिसको हम सिंपली चारगफ्स बेस पेयरिंग रूल भी बोलते हैं। किसने दिया था, इरविन चारगफ ने दिया था बेस पेयरिंग रूल। अब ये बेस पेयरिंग रूल है क्या, इन्होंने क्या बताया था कि बेटा जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो उन्होंने बता दिया, फिर उन्होंने बताया कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बारे में। इन्होंने कहा कि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, जितनी प्यूरिन्स होती हैं उतनी ही पिरिमिडिन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इन्होंने क्या क्या रूल दिए, सबसे पहला जो इनका अब क्या कह सकते हैं उसको ऑब्जर्वेशन क्या थी चारगफ की, सबसे पहला इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो ये था कि नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स। तो अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स is always equal to amount of pyrimidines. That means प्यूरिन्स क्या होती हैं, अब इसका मतलब क्या है कि A is always equal to T and C is always equal to G, or you can say that अमाउंट ऑफ प्यूरिन मतलब एडेनिन प्लस एडेनिन प्लस गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। और इससे आप क्या इंप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी। मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे लगा दिया, इट ऑलवेज कम्स इक्वल टू 1। ये जो रेशो होती है, रेशो ऑफ प्यूरिन, ए और जी क्या है, एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन्स, थायमिन और साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशो ऑलवेज क्या रहता है, फिक्स, इट इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीशीज। किसी को उठा लो, कुत्ते को उठा लो, भैंस को उठा लो, मछली को उठा लो, हमें उठा लो, किसी को भी उठा लो, सब में नंबर ऑफ प्यूरिन मतलब रेशो ऑफ प्यूरिन टू पिरिमिडिन इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इसीलिए हमें ये ऑब्जर्वेशंस पढ़नी है, तो इनको थोड़ा दिमाग लगा के समझिए। तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या कहा, यहाँ से एक और चीज़ बनती है कि ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, लेकिन ए, आप ना यहाँ थर्ड पे पहले आप ये लिख लीजिए, ए ऑलवेज, हो थर्ड क्या था यहाँ पे बेटा, प्यूरिन
always pairs with, चलो इसको ना मैं अभी बाद में लिखवाती हूँ, भी कंफ्यूज नहीं करेंगे बीच में, पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी, लेकिन अगर मैं लिखूँ a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, इज इट इक्वल टू 1? ये जो रेशो है ना बेटा, दिस रेशो इज स्पीशीज स्पेसिफिक। ये रेशो हर स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक है। लाइक प्रोकैरियोट के अंदर क्या होते हैं बेटा, ग्वानिन और साइटोसिन, इन दो का जो नंबर होता है ना, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, लेस देन 1। तो अगर ये रेशो आ रही है इफ़ लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक जीनोम की। एंड इफ दिस वैल्यू केम आउट टू बी मोर देन 1, दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट यूकैरियोट में मैंने कहा ना, स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज के लिए ये रेशो अलग अलग होगी। हम लोग में यूकैरियोट में न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर कम, क्योंकि हम लोग का अगर डीएनए देखें ना, उसमें ए और टी का नंबर एज कंपेयर टू जी एंड सी ज़्यादा होगा। ए और टी हमें ज़्यादा बार मिलेगा, तो इन दोनों का टोटल नंबर ज़्यादा होगा इन दोनों के टोटल नंबर से। तो न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो जो भी वैल्यू आएगी, जो भी रेशो आएगी, क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब हम किसको स्टडी कर रहे हैं, यूकैरियोटिक जीनोम को। एक रफ सा दे रही हूँ मैं आइडिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, प्यूरीन ऑलवेज पेयर्स विद pyrimidine and vice versa। प्यूरीन पिरिमिडिन के साथ पेयर करेगी और पिरिमिडिन प्यूरीन के साथ करेगी। और ये जो लाइन है ना, इससे हमें क्या पता चलता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू डीएनए। क्या छुपा हुआ है इस लाइन में, अगर आप एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बाद आप देखोगे ना, इटैलिक्स में 3-4 लाइन का एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है कि प्यूरीन हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही पेयर क्यों कर रही है, या पिरिमिडिन हमेशा प्यूरीन के साथ ही क्यों पेयर कर रहा है, प्यूरीन या पिरिमिडिन आपस में बेस पेयरिंग क्यों नहीं कर रही। अभी पहले इस लाइन का मतलब समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है, प्यूरीन क्या क्या है बेटा हमारे पास, प्यूरीन है हमारे पास एडेनिन और है हमारे पास गुआनिन। तो एडेनिन हमेशा पेयर करता है थायामीन के साथ और गुआनिन हमेशा पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ। और पेयरिंग कैसे हो रही है, ध्यान दो जरा, एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बनते हैं इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन जब भी प्रेजेंट होंगे तो क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये तरीका है। ये सब कुछ हमें चारगफ्स ने अपनी फाइंडिंग्स, ये उस चारगफ की फाइंडिंग है कि जितनी प्यूरीन, तभी तो हम लिख रहे हैं ना कि जितनी प्यूरीन होंगी उतनी ही पिरिमिडिन होंगी, जितना ए होगा उतना ही तो टी होगा, जितना जी होगा उतना ही सी होगा। कहने का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। और प्यूरीन अप टू दी पिरिमिडिन की जो रेशो है, इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स, क्योंकि हमें पता है जितना ए है उतना ही टी है, जितना जी है उतना ही सी है, तो ये रेशो क्या आने वाली है, 1। लेकिन अगर मैं इसकी रेशो अपॉन इसकी रेशो की बात करूं तो ये रेशो क्या रहेगी, स्पीसीज स्पेसिफिक रहेगी। उससे हमें पता चलेगा हम कौन सी स्पीशीज को स्टडी कर रहे हैं। तो और ये जो प्यूरिन है ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन ऑलवेज पेयर विद द प्यूरिन। और यहाँ पे एक और फाइंडिंग है, उन्होंने क्या कहा था कि जो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप हैं वो भी क्या होंगे, इक्विमोलर। शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर and phosphate groups are always present in equimolar concentration। ये भी इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे। मतलब समझ में आया। देखो भाई, एक शुगर के साथ क्या लग रहा है, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन बेस, तभी तो वो बन रही है ना न्यूक्लियोटाइड। अभी तो बताया है, ये देखो किधर गया,
एक शुगर के साथ एक नाइट्रोजन बेस लगा और फिर उसके साथ एक फॉस्फेट लगा, तभी जाके क्या बनी है, न्यूक्लियोटाइड। मतलब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कह रहे हैं, तो नाइट्रोजन बेस तो अलग निकाल दो, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर है तो एक फॉस्फेट है, मतलब जितनी शुगर होगी उतने ही फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इक्वीमोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो ये बेटा चारगफ की फाइंडिंग्स थी, जिनको हम चारगफ के रूल बोलते हैं। और इसमें ये वाला जो रूल है ना, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखवाया, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू डीएनए, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी एक इनडायरेक्ट सा इसी तरह का क्वेश्चन है कि वाई प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द पिरिमिडिन एंड वाइस वर्सा। क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे, सोच सकते हो। मैंने आपको स्ट्रक्चर्स कराए थे प्यूरिन और पिरिमिडिन के, हमने कहा ना अभी चलो 3D मॉडल पे आती हूँ, वहाँ पे मैं इस पॉइंट को जस्टिफाई करूँगी। तो बेटा ये हो गया चारगफ, ये हो गया फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, उनकी स्टडी, इन दोनों को मिलाया और हमारे पास क्या आ गया बेटा, अब हमारे पास क्या आ जाता है, द डबल हेलिकल मॉडल। किसने दिया था, दैट वॉज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो हम एक तरह से क्या पढ़ रहे हैं, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल दिया, कहाँ से दिया, इन दोनों की फाइंडिंग्स को मिक्स करके दे दिया। क्या किया उसने, उसके क्या क्या सेलिएंट फीचर थे उस 3D मॉडल के, छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस फटाफट हम लोग उनको टेबुलेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला फीचर क्या था, सेलिएंट फीचर, कि जो डीएनए का जो डीएनए का मॉलिक्यूल है हमारे पास बेटा, वो क्या है, इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, है ना। तो ये जो डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल इज composed of two polynucleotide chains। सबसे पहला, सबको पता है। और ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, चेन्स आर एंटी पैरेलल। सबको पता है दोनों की दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, इसको हम और क्या लिखते हैं, बोथ दी चेन्स आर हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोनों की दोनों जो चेन्स हैं रन पैरेलल टू ईच अदर, बोथ nucleotide chains run parallel to each other, ये भी हमें पता है ना। उसके बाद क्या है, जो डीएनए है इट इज़ ट्विस्टेड ऑन इट्स ओन एक्सिस, लेकिन कैसा ट्विस्ट है, किस तरह से ये, मतलब ये किस तरह से प्रेजेंट है, एक हेलिक्स की फॉर्म में ट्विस्टेड है, और वो हेलिक्स कैसा है, राइट हैंडेड। तो राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड का मतलब क्या होता है, अगर डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए कैसा है डीएनए का मॉलिक्यूल, इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, चलो इतनी अभी पता नहीं आपने ऑप्टिकल केमिस्ट्री कर ली है कि नहीं, हम इतनी उसमें नहीं जाएंगे। वैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी आप क्या लिखेंगे, राइट हैंडेड हेलिक्स है, पता है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो बोलते हैं, तो ये क्या है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड नहीं है ये मॉलिक्यूल, राइट हैंडेड ट्विस्ट है। ये देखो मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिख भी रहा है, और ये दो चेन है कैसे चल रही है, देखो पैरेलल है एक दूसरे के, और जो हर एक, और ये पैरेलल क्यों है अब मैं बताती हूँ, इसकी पैरेललिटी के पीछे क्या रीज़न है। ये जो दो चेन्स हैं, ये चेन किस चीज़ की बनी हुई है, अभी मैंने यहाँ लिखा है ना, 2 मॉलिक्यूल चेन इज कंपेयर टू अच्छा इसमें वो तो लिखा ही नहीं, जो बैकबोन है शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड phosphates together forms the
backbone and base pairs are present as the steps of the ladder. मतलब कि ये देखो, ये है सीढ़ी हमारे पास, ये है सीढ़ी और ये है उसके स्टेप्स। लैडर लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का। मैंने उस हेलिक्स को जस्ट सीधा करके आपको खोल के, वो हेलिक्स ऐसे ट्विस्टेड था ना, मैंने उसको अनट्विस्ट किया, सीधा किया, आपके सामने रख दिया। अब ये जो बैकबोन्स है साइड की, किस चीज़ की बनी हुई है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस चीज़ की बनी हुई है। इधर भी किस चीज़ की बनी हुई है? यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? शुगर, फिर क्या आ जाएगा? फॉस्फेट, फिर आ जाएगी शुगर, फिर आ जाएगा फॉस्फेट, फिर आ जाएगी शुगर, फिर आ जाएगी फॉस्फेट। शुगर के साथ कौन अटैच्ड है बताओ? यहाँ पे होता है बेटा नाइट्रोजन बेस, इधर भी क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। अब सपोज कीजिए नाइट्रोजन बेसिस के ना, मैं यहाँ पे नेम लिख लेती हूँ। सपोज इस शुगर के साथ अटैच्ड है एडेनिन, इधर से अटैच्ड है थायमिन, तो दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर है सपोज सी, इधर है, अरे 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 फॉस्फोरस पे नहीं प्रेजेंट होता ना। फिर इस शुगर पे आ जाइए, यहाँ पे प्रेजेंट है सी, सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है जी, तो सी के सामने हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? जी, और जी के सामने हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? सी, और इन दोनों के बीच में हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं? बॉन्ड। तो ये क्या है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये क्या बना रहे हैं? बैकबोन्स। और जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो कहाँ पे हैं? सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ एक्सपोज्ड हैं और आपस में क्या करवा रहे हैं? बेस पेयरिंग। तो ये किस तरह? लैडर के एक तरह से स्टेप्स बन गए। नाइट्रोजन बेसिस की जो पेयरिंग है, उस पेयरिंग से क्या बन गए? लैडर के स्टेप्स बन गए, और ये लैडर के साइड के जो वर्टिकल वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बन गई द बैकबोन। तो डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बोथ दी चेन्स आर एंटी पैरेलल, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी की हैं। न्यूक्लियोटाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर, और ये तो वही ऊपर वाली लाइन हो गई, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना। ऊपर वाली लाइन को ही मैंने दोबारा लिख दिया। और जो डीएनए किस तरह से घूमा हुआ है? राइट हैंडेड ट्विस्ट है। डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ बैकबोन, और नाइट्रोजन बेसिस कहाँ प्रेजेंट है? इन दी सेंटर। ये तो हो गई बात इसके स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे क्या है? ये जो एक टर्न है डीएनए का, एक टर्न समझते हैं, जैसे आप वो वेव बनाते थे 11th में, ऐसे ऐसे 1 वेव क्या होती है? 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ, मिलके एक वेव बन गई। ऐसे ही डीएनए का ये जो एक टर्न है, एक टर्न कितना है? इस एक टर्न को हम क्या बोलते हैं? 1 टर्न ऑफ डीएनए इज नोन एज पिच। तो 6 लिख लीजिए 1, ये इसको अगले पेज पे ले जाएं, है ना, नेक्स्ट पे ले चलते हैं। तो 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए का जो एक टर्न है, दैट मीन्स उस एक टर्न को हम क्या बोलते हैं? पिच ऑफ डीएनए। और वो कितना होता है? उस जो एक टर्न होती है डीएनए की, ऐसे ऐसे, ये जो एक टर्न है ये कितनी बड़ी है? इसकी लेंथ कितनी होती है? इट इज 3.4 नैनोमीटर। तो 1 टर्न ऑफ डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग। क्या है? 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग। और इसकी ये जो विड्थ है, ये भी तो कांस्टेंट है डीएनए की, और जो विड्थ है यहाँ पे लिख देते हैं विड्थ, या यू कैन से डायामीटर ऑफ हेलिक्स, ये कितना रहता है? तो हमेशा कांस्टेंट है, कितना है? इट इज़ 2 नैनोमीटर, 2.0 नैनोमीटर। तो चौड़ाई कितनी है डीएनए के मॉलिक्यूल की? देखो बेटा, यहाँ पे है ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल, इस डीएनए के मॉलिक्यूल की ये चौड़ाई देखो, ये जो डायामीटर है इट इज़ फिक्स। कितना डायामीटर है? ये डायामीटर कितना है? इट इज़ 2 नैनोमीटर, और यू कैन से 2 नैनोमीटर का मतलब होता है 20 एंगस्ट्रॉम्स। और डीएनए की ये जो एक टर्न है, ये जो एक टर्न है, इस एक टर्न को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज पिच।
और पिच का मतलब ये कितनी बड़ी है, इट इज़ 3.4 नैनोमीटर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम्स। क्या है 3.4 नैनोमीटर। ये जो एक टर्न है डीएनए की, इसको हम क्या लेते हैं, इट इज़ नोन एज पिच ऑफ डीएनए। और वो पिच ऑफ डीएनए क्या है, दैट पिच ऑफ डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर, या आप इसको लिख सकते हो 34 एंगस्ट्रॉम्स। और जो डायामीटर है वो कितना है 2 नैनोमीटर, और यू कैन राइट डाउन 20 एंगस्ट्रॉम्स। और एक टर्न के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल contains 10 बेस पेयर्स पर टर्न। हर एक टर्न के अंदर, मतलब हर एक पिच के अंदर डीएनए में कितने बेस पेयर प्रेजेंट है 10। तो क्या आप आपस के दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स का डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये देखो, अगर ये एक टर्न है डीएनए की तो उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे टर्न 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे होगा 9 और एक यहाँ पे कहीं पे मिस हो रहा है 10। तो एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे बेटा, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या आपस में आप इन दो बेस पेयर के बीच का, इन दो बेस पेयर या इन दो के बीच का या इन दो का या इन दो का या इन दो का, इनके दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, वी हैव ऑल द डेटा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक टर्न के टोटल टर्न की चौड़ाई कितनी है 3.4 नैनोमीटर, और एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर आते हैं 10, तो ये कितना हो गया 0.3 नैनोमीटर, और यू कैन से दैट 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस प्रेजेंट है। तो सारे स्टेट्स डीएनए के आ गए, सारा डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया। और एक चीज़ और क्या लिखी हुई है, एक और पोस्टुलेट क्या था 3D मॉडल का, कि जो ये बेस पेयर्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर वन अबव द अदर स्टैक है। तो बेस पेयर्स आर स्टैक्ड वन अपॉन द अदर। ऐसे नहीं है एक बेस पेयर ऐसे है एक ऐसे बन रहा नहीं, अगर एक बेस पेयर ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, फिर तीसरा उसी के नीचे, चौथा ऐसे ऐसे, तो ट्विस्ट भी होता रहेगा ना, टर्न होती चली जाएगी कॉइल। तो एक के नीचे ऐसे ऐसे स्टैकिंग है, मतलब स्टैक का मतलब समझते हो ना, ढेर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ढेर लगता चला जाएगा। तो जो 10 के 10 एक टर्न के अंदर जो 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, दीज आर स्टैक्ड वन अपॉन दी अदर। तो यहाँ से बेटा डीएनए, और डीएनए का एक और लिख लीजिए, नेट डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है, देयर इज नेट नेगेटिव चार्ज। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो नेट अगर कभी भी कोई पूछे ना डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, भाई फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेट चार्ज कितना होता है डीएनए के ऊपर, नेगेटिव रहता है। हाइड्रोक्सल भी है दूसरे एंड पे प्रेजेंट। और क्या है, डीएनए की पोलैरिटी कैसी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। वो मैं लिख ही देती हूँ, है ना, इतनी बार हम लोगों ने बोल दिया तो उसको यहाँ पे लिख ही लेते हैं। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, इट इज़ राइट हैंडेड है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है। और अब डीएनए को स्ट्रक्चरल जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैंने कहा था ना, प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन ऑलवेज पेयर विद द प्यूरिन। ये जो डीएनए का जो डायामीटर है ये हमेशा फिक्स क्यों रहता है, ये जो डायामीटर है डीएनए का, इट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो ये हेलिक्स है, ऐसे पैरेलल पैरेलल दो स्ट्रैंड्स हैं, बस उनको हमने ट्विस्ट कर दिया। कहीं से भी ट्विस्ट आप देख लीजिए, पर इनका डायामीटर क्या रहेगा, डायामीटर ऑलमोस्ट सारे का सेम है। ये देखो यहाँ पे ऐसे आई और ऐसे ये ट्विस्ट हो गई, ट्विस्ट होने के बावजूद भी इसका डायामीटर स्ट्रैंड का, दो जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है उनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे बिल्कुल कांस्टेंट है। किस वजह से, ड्यू टू दी प्यूरिन पिरिमिडिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मैंने आपको क्या बताया था, प्यूरिन क्या होती हैं, डाइसाइक्लिक कंपाउंड। पिरिमिडिन क्या है, मोनोसाइक्लिक, एक ही रिंग होती है ना, और प्यूरिन्स के अंदर दो रिंग होती हैं।
तो हर जगह प्यूरिन पिरिमिडिन से पेयर कर रही हैं या पिरिमिडिन प्यूरिन के साथ, मतलब एक रिंग के साथ, एक पिरिमिडिन की रिंग के साथ दो प्यूरिन की रिंग, या दो प्यूरिन की रिंग के साथ एक पिरिमिडिन की रिंग। तो हर जगह प्यूरिन और पिरिमिडिन में बेस पेयरिंग है, मतलब हर जगह टोटल बीच में शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बीच में जो नाइट्रोजन बेसिस हैं हमेशा क्या आ रही है, 3 रिंग 3 3 3। अब सोच के देखो, अगर प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में बेस पेयरिंग हो रही होती तो प्यूरिन के पास ऑलरेडी 2 रिंग, इधर से भी प्यूरिन आ रही है बेस पेयरिंग के लिए 2 रिंग, कितनी हो जाती, 4। डीएनए का मॉलिक्यूल वहाँ से इतना चौड़ा हो जाता है। या आप सोचो पिरिमिडिन और पिरिमिडिन की पेयरिंग हो रही है। पिरिमिडिन क्या है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, एक ही रिंग है, इधर से भी पिरिमिडिन आ गया एक ही रिंग वाला। तो यहाँ पे जहाँ पे प्यूरिन प्यूरिन पेयर करती इतना चौड़ा हो जाता डीएनए, और जहाँ पे पिरिमिडिन पिरिमिडिन की पेयरिंग होती वहाँ पे इतना भीड़ा सा हो जाता। तो कहीं पे भीड़ा, कहीं पे चौड़ा, कहीं पे नैरो, मतलब कहीं पे वाइड, कहीं नैरो, कहीं पे वाइड। तो वो डायमीटर कांस्टेंट नहीं रहता। वो डायमीटर अगर कांस्टेंट नहीं है तो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी किसकी वजह से है, कांस्टेंट डायमीटर। और कांस्टेंट डायमीटर को कौन मेंटेन कर रहा है, प्यूरिन पिरिमिडिन की बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का हमें क्या फ़ायदा है, अगर हमें डीएनए की एक चेन का नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस अगर पता है तो उसकी दूसरी चेन का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर इस चेन के पास यहाँ ए है तो हमें पता है इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री चेन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, टी। यहाँ सी है तो यहाँ प्रेजेंट होगा जी, यहाँ जी है तो यहाँ प्रेजेंट होगा सी, यहाँ टी प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट होगा ए। तो दूसरी स्ट्रैंड का वी कैन प्रिडिक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमें यहाँ पे हेल्प करती है। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं बेटा, जहाँ चारगफ्स रूल पड़ा है कि आपको किसी भी जीनोम के अंदर आपको सपोज एडेनिन्स का नंबर दे देंगे कि इतने % एडेनिन प्रेजेंट हैं, इतने % गुआनिन प्रेजेंट हैं, तो आप बताइए साइटोसिन और थायमिन कितना होगा, या एडेनिन इतने हैं तो बताओ थायमिन कितना होगा। या आपको इस तरह से घुमा फिरा के किसी भी तरह के 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकते हैं। अगर कोशिश हो पाई तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। तो बेटा आज का टारगेट हमारा क्या था, आज का टारगेट था हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब देखो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दोनों की दोनों चेन कैसी हैं, एंटी पैरेलल है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है और ये वाली 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसकी पोलैरिटी उधर को है, इसकी पोलैरिटी इधर है। और ऑलवेज नई चेन कहाँ ऐड होगी, नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ ऐड होगा, मैंने कहा ना 3 प्राइम एंड पे जो OH प्रेजेंट होगा वहाँ पे आके नई न्यूक्लियोटाइड ऐड होगी। यहाँ पे नई ऐड करवानी है तो इधर चेन ग्रो करेगी, इधर इधर करेगी। तो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ये बन गई बैकबोन। और न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ प्रेजेंट है, इसका इधर है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। और इन बेस पेयर्स क्या होते हैं, बेस पेयर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन। कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। और मैंने बताया था सी और जी में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा और ए और टी में हमेशा क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और यही इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है अगर हम केमिकली भी देखें इट इज़ क्वाइट स्टेबल एज कम्पेयर टू दी आरएनए। दूसरा, डीएनए का जो म्यूटेशन रेट है बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी आरएनए। और डीएनए और आरएनए में और क्या क्या स्टेबिलिटी डिफरेंसेस हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में अभी डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज का हमारा मुद्दा क्या था, डीएनए का 3D मॉडल पढ़ना। तो वो 3D मॉडल का पूरा जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूरा कंट्रीब्यूशन है या पूरा क्रेडिट है हम किसको नहीं दे सकते, वॉटसन एंड क्रिक को। क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, विल्किन फ्रैंकलिन्स और चारगफ की फाइंडिंग्स को मिक्स करके ये 3D मॉडल बनाया था। और वो 3D मॉडल के भी हम लोगों ने सेलिएंट फीचर आज पढ़ लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।